देखिए ये दुनिया छोड़ गए। उनका यही सपना था कि हम अपने घर जाएं, अपने घर देखें। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, अब मैं तीसरी जनरेशन हूँ और हम लोगों को भी सब पता है। मतलब कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारे बुजुर्गों ने इतना कैसे सहा। सब ने अपने बुजुर्गों को तिल तिल मरते देखा है, रोते देखा है अपनी जगहों के लिए। HM हैं, होम मिनिस्टर हैं जो गृह मंत्री, उन्होंने कहा था POJK हमारा है। हम तो कहते हैं कि मतलब ऑब्वियसली वो हमारा है, बिकॉज हमारे बुजुर्गों के घर, उनकी ज़मीनें हैं, सब कुछ उनका है। मतलब कैसे लोग तिल तिल के मरे, उनका सर्वाइवल इतना मुश्किल था, बिल्कुल ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट किया है। लोग यहाँ पे 75 सालों से हैं, ऐसे भी नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान का झंडा उठा रहे हैं, है ना, बिल्कुल नेशनलिस्ट हैं। हम लोगों का हक इतने सालों से ये दबा के रखा हुआ है सरकारों से। इसीलिए हमने मोदी सरकार से अभी जो मतलब अपील करते हैं हर प्लेटफॉर्म पे जाके कि प्लीज़ अब एटलीस्ट इन लोगों को भी इनका हक दिया जाए। देखिए ये दुनिया छोड़ गए। उनका यही सपना था कि हम अपने घर जाएं, अपने घर देखें। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। जय हिंद, आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ राजेंद्र राणा। जम्मू कश्मीर के इतिहास के अंदर 1947 में एक ऐसा पलायन हुआ, दो देशों के बीच में एक ऐसी खूनी रेखा खींची गई जिसके बाद यहाँ पर नरसंहार हुआ और 47 के अंदर हज़ारों की संख्या में, हज़ारों की तादाद में वहाँ से फैमिलीज़ माइग्रेंट हुई। यहाँ पर उनके साथ इस प्रकार की बर्बरता की गई कि अपने ही देश के अंदर हज़ारों जो परिवार थे वे पलायन करने को मजबूर हुए और अपने ही देश के अंदर शरणार्थी का जीवन आज भी कई परिवार जी रहे हैं। एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट इस समय जिला राजौरी पुंछ के टूर पर हैं जो रोमी शर्मा के नाम से जानी जाती हैं और उनका एक अपना फेसबुक पेज है, अपना पुंछी परिवार। और ऐसे ही माइग्रेंट परिवार की लगातार वे आवाज़ पिछले कई वर्षों से उठा रही हैं। उनसे हम आज रूबरू होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। शुक्रिया। तो मैम, जिस प्रकार से आप लगातार POJK डिस्प्लेस पर्सन की आप आवाज़ उठा रही हैं, लगातार जम्मू कश्मीर सरकार भी यहाँ पर POJK को वापस लेने की लगातार बात करती है, क्या कहेंगे कि जो नरसंहार 1947 में हुआ था, वहाँ से परिवार उजड़ कर, वहाँ से नरसंहार करके वहाँ पर माताओं बहनों का अत्याचार हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ, उनको अपने ही देश के अंदर शरणार्थी का जीवन जीना पड़ रहा है। सरकार से क्या मांग करेंगे कि ऐसे परिवारों को किस प्रकार की सहायता, किस प्रकार के उनके जो राइट्स उनको दिए जाए? देखिए जो कुछ हुआ 1947 में वो किसी से भी छुपा नहीं है। अब मैं तीसरी जनरेशन हूँ और हम लोगों को भी सब पता है। मतलब कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने इतना कैसे सहा। हम लोग तो उसको कुछ लाइनों में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ये बहुत भयावह त्रासदी थी जिसको कि एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज़ आज देखिए हम तेज़ धूप में नहीं निकल सकते। हमें लगता है कि माथा जल गया, धूप लग गई, लेकिन वो लोग एक हफ़्ता तो मिनिमम पैदल चल के आए, बिल्कुल भूखे प्यासे आए। एक जो तन पे उनके कपड़े थे सिर्फ वही कपड़े पहन के आए, बिकॉज उनको ये लगा कि 2-4 दिन में हमने वापस आना है। उसमें से भी जो कुछ लोग मीरपुर के या कोटली के या पिंबर के जिनके मैंने इंटरव्यूज़ किए, उनको मैंने देखा कि उन लोगों ने क्या किया, मिट्टी खोद के छोटा मोटा जो उनके पास जेवरात थे वो दबा के आए, जो उनके पास पैसे थे वो दबा के आए। बिकॉज़ वो साथ में नहीं लेके आ सकते थे, कैरी नहीं कर पा रहे थे। उनको ये लगता था कि उनको अपनी जान बचानी मुश्किल थी। उनको ये पता था कि कबायली पूरे एरिया में फैले हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमें मार देंगे। तो ऐसे ही उनको सामान का भी खतरा था। उनको लगा अभी दबा के जा रहे हैं, 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। सो ये हो गई 1947 की बात, ठीक है। उसके बाद जो आपने POJK और गवर्नमेंट की बात करी कि आप क्या चाहती हैं, देखिए हम क्या चाहते हैं, अपने बुज़ुर्गों की जो मिट्टी है, जो जन्मभूमि है, मुझे लगता है आपके भी बुज़ुर्ग वहाँ से होंगे। जितने भी अभी लोग यहाँ मेरे आसपास बैठे हैं सबके बुज़ुर्ग वहीं से हैं। तो सब ने अपने बुज़ुर्गों को तिल तिल मरते देखा है, रोते देखा है अपनी जगहों के लिए। आज भी जितने बुज़ुर्ग हैं जिनके मैं इंटरव्यूज़ लेने जाती हूँ, कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कि उन्होंने उसमें अपने आंसू ना बहाए हों। आप तो जानते हैं खुद कुछ से कि एक करें मतलब जो एक लफ्ज़ है, तो वो आज भी मुझे समझ में नहीं आता था एक ज़माने तक जब मैं छोटी थी, कि मतलब यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ होते हुए अब इतना उजड़ के आए थे, इतना उन्होंने कत्लोगार्त देखा, वो अभी भी अपने घरों में क्यों घुसे हुए हैं, मतलब उनको वो घर ही क्यों। लेकिन अब मुझे समझ आई एक मैच्योरिटी के बाद, एक एज के बाद, कि अपनी जन्मभूमि जो है ना उसको भूलना बड़ा मुश्किल है। मैं कहती हूँ कि भगवान किसी को अपने घर से उजाड़े ना, बहुत मुश्किल है। ये जो गवर्नमेंट ने अभी आप कहते हैं कि POJK हमारा है, ये मैं बहुत सालों से सुन रही हूँ। 3 साल पहले हमने दिल्ली में जंतर मंतर में 22 अक्टूबर को एक प्रोटेस्ट किया था, उसमें भी हमने यही कहा था कि जो हमारे माननीय HM हैं, होम मिनिस्टर हैं जो गृह मंत्री, उन्होंने कहा था POJK हमारा है। हम तो कहते हैं कि मतलब ऑब्वियसली वो हमारा है, बिकॉज हमारे बुज़ुर्गों के घर, उनकी ज़मीनें हैं, सब कुछ उनका है। लेकिन जो POJK से लोग 75 साल पहले आए हैं,
आप प्लीज़ पहले उनके लिए कुछ करिए। हमारी जो 2 जनरेशन्स थी वो तो आप देखिए सर्वाइवल के लिए, जैसे कुछ लोग यहाँ से राजस्थान भी इन्होंने भेज दिए थे तब की जो गवर्नमेंट थी, मतलब कैसे लोग तिल तिल के मरे, उनका सर्वाइवल इतना मुश्किल था, बिल्कुल ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट किया है। तो आप मुझे बताइए कि ज़मीन से प्यार है या लोगों से प्यार है? ठीक है, पीओजे के वापस लें, हम आपके साथ हैं, लेकिन जो हम लोग हैं, हमारे बच्चे, आप देखिए इतने पढ़े लिखे, मैं यहाँ बाज़ार में देख रही थी, क्या करते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख के? जॉब्स मिलती नहीं है बिकॉज जनरल कैटेगरी में है, ठीक है। तो फाइनली बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लिख के कोई दुकान खोल के बैठ जाता है, कोई स्कूटर की वर्कशॉप पे लगा हुआ है, कोई कंडक्टरी कर रहा है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो बाकी भी स्टेट में माइग्रेशंस हुई हैं, जबकि वो लोग जाके अपने घर बार भी बेच के आए, अपने जो मंदिरों पे भी जा रहे हैं, हमारे भी बुजुर्गों के बहुत सारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं जो वहाँ पे हमारे मंदिर हैं, इतने माने हुए मंदिर हैं हमारे। आप वो गुरु भीरमशाह बाबा की गद्दी ले लें, कांशीपुरी की गद्दी ले लें, आप अपनी ये जो बेतरा वाले गुरु जी की ले लें, ठीक है। सो नागेश्वर ले लें आप, जो पलंदरी में है, डन्ना में। बात कहने की ये है कि इस तरह की जो कोशिशें हुई हैं, जो हमारी दूसरी माइग्रेशन जो 1990 में हुई है, और उसमें लोगों को इतना कुछ मिला है जबकि वो लोग इतने पढ़े लिखे थे। मुझे बहुत खुशी है कि उनको गवर्नमेंट ने एटलीस्ट इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी। क्यों? बिकॉज मैं वो समझ सकती हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत करी, कितनी स्ट्रगल करी। अभी मैं अगर कुछ पैसा कमा रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, पैसा आसानी से नहीं मिलता, या सर्वाइवल करना फैमिली का बहुत मुश्किल है। तो मैडम, पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित को सरकारी नौकरी दी गई, उनको रिजर्वेशन दी गई, क्या मांग करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर सरकार से, यहाँ के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की? जिस प्रकार जम्मू के अंदर भी एक पुण्य भूमि श्रद्धांजलि सभा जो वहाँ पर आयोजित की गई और अपनी उस पुण्य भूमि को वहाँ पर स्मरण किया गया, उन शहीदों को, उन पुण्य आत्माओं को वहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति जो 1947 में दी थी। सरकार किस प्रकार की रिजर्वेशन, 47 के जो माइग्रेंट फैमिलीज थी उनको किस प्रकार की रिजर्वेशन की आप मांग सरकार से करेंगे? देखिए, ये जो स्मरण किया गया, मैं तो अपने बुज़ुर्गों को, जो मेरे दादाजी के फैमिली के लोग थे वहाँ पे, मेरे रिश्तेदार, मैं तो डे 1 से ही, हम लोग, मैंने अपनी फैमिली में देखा है कि हम तो कोई दिन नहीं कि उनको भूले हों, हम तो हर दिन ही उनको स्मरण करते हैं, हम हर दिन ही उनको श्रद्धांजलि देते हैं जब से होश संभाला है। बिकॉज मुझे पता है कि मतलब मेरा एक बॉडी का हिस्सा आप समझिए, ठीक है, हमारे खून, मेरा रिश्तेदार, मेरी फैमिली का इंसान जो वहाँ पे रहा है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, कत्लो-गारत हुई है, जो रास्ते में भूखमरी से मरा है, जो पूंछ में बीमारी से मरा है, तो हम तो उनको श्रद्धांजलि तब से ही दे रहे हैं। जिनकी फैमिलीज़ के लोग गए, वो अब 75 साल के बाद थोड़ी श्रद्धांजलि देंगे। गवर्नमेंट ने जो श्रद्धांजलि दी है, मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद इसलिए दे रही हूँ कि गवर्नमेंट ने 75 साल के बाद पीओजे के डीपीज़ को इतनी तादाद में इकट्ठा किया है। ये गवर्नमेंट इस बात के लिए मुबारक की हकदार है। लेकिन इसके साथ ही मैं गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, बिकॉज इस गवर्नमेंट से हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं, कि एटलीस्ट गवर्नमेंट हमारे बच्चों के लिए कॉलेजेस में कोटा रखें। और देखिए, अदरवाइज़ हम, जो हमारे बच्चे स्ट्रगल ही करते हैं, मतलब स्ट्रगल ही करते रहे हैं, हम अपनी जगहों पे कभी गए नहीं, हमने देखा नहीं, हमें यहाँ कुछ नहीं मिला। जब हम आए तब जो गवर्नमेंट थी, क्या हुआ, लोगों ने, जो लोगों को तब 1000 रुपये मिला, उसमें से भी ज़मीनों के पैसे काटे। आप देखिए, अब जम्मू में आके, मतलब इंदिरा नगर से आके अगर आरसपुरा जाएंगे या बाकी भी जो एरियाज़ हैं, लोगों को लैंड ओनरशिप मिली नहीं है आज तक, 75 साल हो रहे हैं, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो बहुत सारे अभी लैंड ओनरशिप नहीं है। पैकेज, जो आप पैकेज की बात कर रहे थे, मोदी गवर्नमेंट ने जो 5.5 लाख दिए हैं, बहुत बड़ी बात है, हम शुक्रगुजार हैं मोदी गवर्नमेंट के। लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि सारी फैमिलीज़ को वो नहीं मिला है। दूसरा, आप देखिए कि इतने साल हो गए, अभी तीसरी चौथी जनरेशन है, मतलब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, 50-50 हज़ार भी एक एक फैमिली को नहीं मिले हैं। उसके बाद जो हमारी 5300 फैमिलीज़ बाहर हैं, उनका क्या, आप उनको अलग नहीं कर सकते। उसके बाद में एक और बात की तरफ आपका मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ। आपने सुना होगा पिछले दिनों काफ़ी जम्मू में हल्ला हुआ पीएसपी की तरफ से, अगर आप ट्विटर पे हैं तो आपने देखा होगा। मुझे लगता है कि सरकारों ने हम लोगों को बांट दिया है। ये बड़े दुख की बात है कि मतलब पहाड़ी वर्सेस व्हाट, क्या हम मतलब पहाड़ में रहने वाले पहाड़ी हैं, तो जो हमारे स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, सपोज़ कोई मीरपुर से है तो उसका तो मीरपुर का ही एड्रेस चल रहा है, अगर मेरे मतलब दादाजी पलंदरी से तो उस स्टेट सब्जेक्ट में हमारे पलंदरी का ही एड्रेस है, तो आप हमें कैसे डिनाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज़ एक भाई अगर आज सुंदरबनी में बैठी हुई है, राजौरी में बैठी हुई हूँ, वो राजौरी में है, और दूसरा भाई, आपको पता है मिलिटेंसी के दौरान जम्मू में इतनी माइग्रेशन जो यहाँ से होके गई है, दूसरा भाई अगर वहाँ पर है, तो आप किस हिसाब से सेग्रीगेट करेंगे एक फैमिली के 2 मेंबर्स को, एक को एसटी देंगे और दूसरे को पीएसपी भी नहीं देंगे। तो मतलब इन चीज़ों पे लोगों को, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि लोग अवेयर हैं, लोग सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं यहाँ पे फील्ड्स में,
उनको इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और जो भी हमारे हक बनते हैं एटलीस्ट अब तो दें, बिकॉज अब लोग पढ़े लिखे हैं, अब लोग अवेयर हैं। वो ज़माने गए जब लोग जैसे शेख अब्दुल्ला सरकार ने इतना बेवकूफ़ बनाया लोगों को, जब ये लोग माइग्रेट होके आए, बहुत बड़े बड़े हमारे बुज़ुर्गों से इन्होंने वादे किए, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। आज ना तो हम रिफ्यूजी हैं, ना डिस्प्लेस्ड हैं, ना मिसप्लेस्ड हैं, मतलब कहीं भी नहीं है। तो इसलिए आज हमें ज़रूरत पड़ी कि एटलीस्ट आज हम अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, सो दैट गवर्नमेंट को पता चले कि ये लोग भी हैं, सफ़र कर रहे हैं और ये लोग जागरूक हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं। तो मैडम आपने रिजर्वेशन की बात की, यहाँ पर आपने एजुकेशन सेक्टर में भी रिजर्वेशन की बात की, मांग की, और यहाँ पर जॉब्स के अंदर भी रिजर्वेशन की बात की। क्या मांग करेंगे कि पॉलिटिकल क्षेत्र के अंदर भी जो डिस्प्लेस पर्सन थे उनको भी यहाँ पर रिजर्वेशन मिलनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। देखिए, जब तक जिस सोसाइटी की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, आप यहाँ बैठ के जम्मू से किसी को लाएंगे यहाँ पे, तो वो क्या समझेगा? जो ग्राउंड में हम लोगों की समाज का होगा उसी को तो पता चलेगा ना कि हम लोगों की जो मुश्किलात हैं वो क्या हैं, हम लोगों ने क्या बर्दाश्त किया है, हमारे जो बच्चे हैं वो क्या फेस कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैं आपकी इस चैनल से गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ इस बारी ये जो डिलिमिटेशन जो प्रोसेस चल रहा है, जो भी मैं देख रही हूँ कि इस पर बड़ा हल्ला हुआ, दिल्ली से लोग आए, जम्मू आए, मिले, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो खिचड़ी मिल के पका रही हैं, राजौरी को अनंतनाग से जोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें डिस्कस करने वाली। तो मुझे लगता है कि इसमें भी खास करके हम लोग जो पीओजे के डीपीज़ हैं, हमें हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। दिस इज़ द हाई टाइम गवर्नमेंट शुड डिसाइड कि अब इन लोगों को आप कोई अच्छा, बिकॉज देखिए, जो हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, या उनको पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है, या वो न्यूज़ नहीं देखते, या उनको पता नहीं चलता कि सरकार कैसे चलती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द हाई टाइम जबकि हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मस्ट है। तो जम्मू के अंदर जो एक पीओजे के डिस्प्लेस पर्सन की यहाँ पर श्रद्धांजलि, पुण्य भूमि श्रद्धांजलि स्मरण सभा वहाँ पर आयोजित की गई। वहाँ पर एक मंच से एक आवाज़ उठी और जितने भी जो धार्मिक सामाजिक जो नेता थे, जो राजगुरु थे, एक विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वहाँ पर नेता आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि पीओजे की जो हमारी 24 सीटें हैं वो वेकेंट हैं, आज भी वेकेंट हैं, और 1/3 मेजॉरिटी की उन्होंने बात की थी कि विद वोटिंग राइट 8 जो नॉमिनेटेड एमएलए जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर पीओजे की होनी चाहिए। क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं कि जो 8 ही नॉमिनेटेड एमएलए होने चाहिए, अथवा जो 24 की 24 हमारी सीटें हैं वो तमाम जो सीटें हैं वो भरी जाएँ और नॉमिनेटेड एमएलए विद वोटिंग राइट असेंबली के अंदर पीओजे के डिस्प्लेस पर्सन हों? बिल्कुल 24 ही होनी चाहिए, 8 की होनी चाहिए। आप मुझे बताइए ना, जब ये पीओजे के लेंगे, जब लेंगे, 75 साल तो हो गया, अभी तक तो लिया नहीं, जब लेंगे तब वो डिसाइड करें ना। पीओजे की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन तो यहाँ आ गई है, आधी से ज़्यादा। तो ये सब देखिए, वोटिंग, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स किससे होता है? लोगों से होता है। लोग यहाँ पे 75 सालों से हैं, ऐसे भी नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान का झंडा उठा रहे हैं, है ना, बिल्कुल नेशनलिस्ट हैं। तो लोगों से होता है, तो ये हम लोगों का हक है। हम लोगों का हक इतने सालों से ये दबा के रखा हुआ है सरकारों से। इसीलिए हमने मोदी सरकार से अभी जो मतलब अपील करते हैं हर प्लेटफॉर्म पे जाके कि प्लीज़ अब एटलीस्ट इन लोगों को भी इनका हक दिया जाए। तो मुझे लगता है 8 सीट्स का तो कोई मतलब बनता नहीं है, जबकि जो लोग पॉलिटिक्स में उतरना चाहते हैं, जो थोड़े महत्वाकांक्षी हैं, वो तो चाहेंगे कि उनको 4 भी मिल जाएं, चलेगा। लेकिन ये हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, तो मुझे लगता है अगर 24 हमारा हक है तो 24 ही मिलना चाहिए। 75 साल हो गए, इतने सालों के बाद इतना हक तो दे ही देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो हर एक सरकारों ने ये कहा है कि पीओजे के हमारा है, पीओजे के लेकर रहेंगे। ये सरकार भी कहती है कि पीओजे के हमारा, पीओजे के लेकर रहेंगे। क्या लगता है आपको कि ये जो सरकार है इसकी करनी और कथनी में अंतर होगा, अथवा पीओजे के हमारा होगा एक दिन? देखिए, इस सरकार ने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि कोई भी नहीं कर पाया आज तक, और जो कोई कर भी नहीं सकता था। इस चीज़ में तो कोई शक ही नहीं है। बहुत भरोसा है हमें, कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो जो भी कर सकती है हम वो अप्रिशिएट भी करते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ भी हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि दिस इज़ द हाई टाइम गवर्नमेंट को हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में भी सोचना चाहिए। आखिरी प्रश्न आपसे कि पीओजे के ऊपर एक कश्मीर फाइल फिल्म बनी थी, उसमें तो एक छोटी सी अहम कड़ी दिखाई गई थी वहाँ पे। इस प्रकार की कई जो द कश्मीर फाइल्स थी वो 47 के अंदर हमारे समाज ने झेली। क्या कहेंगे कि वो जो पीओजे के डिस्प्लेस पर्सन थे 1947 के अंदर जो नरसंहार हुआ, उसके ऊपर भी कोई इस प्रकार की मूवी बने ताकि जो हमारा समाज है, सोया हुआ समाज पुनः जागे? देखिए, जो फिल्म कश्मीर पे बनी वो बहुत छोटा सा हिस्सा था। वो श्रीनगर जो वैली है, जो 90 में वहाँ माइग्रेशन हुई, वो उस पे बनी। उसका पीओजे के नरसंहार से कोई लेना देना नहीं था। अगर आप पीओजे के नरसंहार को देखेंगे एंड इफ़ यू विल कंपेयर विद कश्मीर फाइल्स, मुझे लगता है कश्मीर फाइल्स में शायद 10% भी नहीं दिखाया। जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, जो मैंने आर्काइव से वो पिक्चरें देखी हैं, तो मुझे लगता है कि
जो 1947 का नरसंहार है, एक्चुअली वो जेनोसाइड था और मुझे लगता है हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट जेनोसाइड था। वो गवर्नमेंट को ज़रूर दिखाना चाहिए, और वो हमारे बुज़ुर्गों ने भी क्या किया, वो बेचारे सर्वाइवल के चक्कर में वो बातें बता ही नहीं पाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि इतनी भयानक थी, वो शायद इस वजह से भी शेयर नहीं कर पाए कि बच्चे छोटे हैं, बच्चे डर जाएंगे, और उनको फुर्सत भी नहीं थी, वो 2 वक्त के रोटी जुटाने में ही लगे हुए थे। तो मैं तो उस दिन का इंतज़ार करूँगी जब कश्मीर फाइल्स आई। मुझे इतने सारे हिंदुस्तान से और जम्मू कश्मीर से इतने फ़ोन्स, इतने मैसेजेस आए। मुझे पंजाब के कुछ लोगों ने बोला कि हम मूवी स्पॉन्सर करेंगे, बिकॉज उनको पता है मैं ये कॉज इतने सालों से कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि आप पुंछ फाइल्स बनाएं, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ एक सही टाइम का, बिकॉज देखिए ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहिए, इसमें बहुत फाइनेंस की इन्वॉल्वमेंट है। सो भगवान ने चाहा, और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूँगी कि जैसे कश्मीर फाइल्स को उन्होंने प्रमोट किया, पीओजे के फाइल्स पे भी वो ज़रूर ध्यान दें। मुझे लगता है कि अगर वो सही दिखा पाएंगे, हम लोगों के जो बुज़ुर्गों के साथ हुआ है उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे, तो दुनिया को एक अलग ही दुनिया दिखेगी कि कितना वो भयानक दृश्य था और वो लोगों ने कैसे सर्वाइव किया जो कर पाए। तो पीओजे के ऊपर लगातार आप संघर्ष कर रही हैं, उन पीड़ित परिवारों से आप लगातार मिल रही हैं, बुजुर्गों के इंटरव्यू आप कर रही हैं, लक्ष्य आपका क्या रहेगा? क्या मतलब टारगेट क्या फिक्स किया आपने कि कहाँ तक आपने ये दौड़ लगानी है, कहाँ तक आपका ये जो संघर्ष कब तक जारी रहेगा? मेरा कोई लक्ष्य नहीं है राजेंद्र जी। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं इतने आगे तक निकलूंगी। ये आप सब लोगों का प्यार है, जैसे आप यहाँ पे आ जाए, मैं यहाँ पे एक टूर के लिए आई हूँ। तो मेरा सिर्फ ये है कि मेरे लोग हाईलाइट होने चाहिए, मेरा कल्चर, मेरी ज़ुबान ख़त्म नहीं होनी चाहिए, हमारी शिनाख्त बनी रहनी चाहिए, हमारी पहचान बनी रहनी चाहिए, और ये जो लोग हैं, ये जो डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, ये आपस में मिलें। आप देखिए 75 साल के बाद भी हमारा सेम कल्चर है, सरहद के इस पार और उस पार। हमारे ही आधे लोग वहाँ रह गए ना जो कन्वर्ट हो गई, हमारे ही कुछ आधे भाई हैं, कुछ बहनें वहाँ रह गई हैं, मजबूरी थी उस टाइम, सबको पता है। सो फाइनली देखिए क्या होता है। तो मेरा लक्ष्य ये है कि लोगों को आपस में मिलाना, प्यार मोहब्बत का पैगाम फैलाना, ताकि ये जो इतनी नफ़रतों की चिंगारियां हम फैला रहे हैं ना, उसमें क्या होना है, उसमें हमारी ही जो अगली नस्लें वो जल भुनकर राख हो जाएंगी, और नफ़रतों के सिवाय कुछ बचेगा नहीं, और नफ़रतों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप देखिए 84 साल पुराना जो, मतलब एक बुज़ुर्ग ने फर्स्ट टाइम जब मुझे वहाँ से वीडियो बना के भेजा था, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि लोगों के दिलों में वही जज्बात हैं, वही दर्द है, दर्द सांझे हैं। वो जो वहाँ बैठे हैं वो अपने बहन भाइयों के लिए जो तब छूट गए उनके लिए तड़प रहे हैं, हमारे यहाँ ये जो बुज़ुर्ग हैं अपने घरों के लिए तड़प रहे हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जैसे मेरे दादा दादी जी बगैर अपनी वो ज़मीन देखे ये दुनिया छोड़ गए, उनका यही सपना था कि हम अपने घर जाएं, अपने घर देखें। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, जैसे मैंने बहुत इंटरव्यूज़ लिए, मुझे हर बुज़ुर्ग ने यही कहा, बड़ी हिम्मत से उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन लास्ट में उन्होंने ज़रूर आंसू बहाए कि अपनी जगह की याद आती है और क्यों ना अपनी जगह देखें। तो एक आंटी थी रावलाकोट की बुज़ुर्ग महिला, उन्होंने कहा कि यहीं की जम्मू में रहती हैं कि दिन भर तो हम बीत जाता है काम में, लेकिन रात को ना वही जगह सपने में आती हैं, इस उम्र के पड़ाव पे भी। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं इनका दर्द कुछ साझा कर पाऊँ, इन लोगों को वहाँ के फ़ोटोज़ इनकी जगहों के दिखा पाऊँ, और जो यहाँ से लोग गए हैं उनको यहाँ की जगहों के, उनके पुराने छूटे हुए घरों को दिखा पाऊँ और आपस में लोगों को मिला पाऊँ। तो कहते हैं कि जननी जन्मभूमि जो स्वर्ग से भी बढ़कर है, और रोमी शर्मा जी सोशल एक्टिविस्ट बता रही थी कि जो 47 का जो एक जिनोसाइड, जो त्रासदी का सबसे बड़ा जिनोसाइड था, यानी कि एक ऐसा नरसंहार था जो इस विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार था, और कश्मीर फाइल तो उसके आगे मात्र एक नॉर्मल सा छोटा सा ट्रेलर है। तो उन्होंने कहा कि संघर्ष उनका लगातार जारी रहेगा, और पीओजेके की जितने भी जो डिस्प्लेस फैमिलीज हैं, डिस्प्लेस पर्सन हैं, उनको उनका राइट दिया जाए, और जितनी भी जो 24 सीटें विद वोटिंग राइट्स जो असेंबली के अंदर आज भी वैकेंट हैं, 24 की 24 सीटों को फिलअप किया जाए, और डिस्प्लेस पर्सन को उसका राइट दिया जाए, ताकि उनकी आवाज़ जो थी वह जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर गूंजे। और सरकार लगातार ये कहती है कि पीओजेके हमारा है और पीओजेके को लेकर रहेंगे। इन्होंने भी ये कहा कि इस सरकार से ये उम्मीद करती हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से ये उम्मीद करती हैं कि आखिर जो सपना हमारे बुजुर्गों का था, जो कत्ल जिस भूमि पर, जिस धरती पर हमारे बुजुर्गों का कत्ल हुआ था, हमारे खून से जिस धरती को सींचा गया था, उस जननी और स्वर्ग से भी बढ़कर उस भूमि के हम पुण्य भूमि के पुनः दर्शन करें, ऐसी अभिलाषा इनकी है, और संघर्ष लगातार जारी रहा। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें बाहुएस वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहुएस के लिए मैं राजेंद्र राणा।